तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ते हैं। एक तो इंडियन पॉलिटी को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं भारतीय राज व्यवस्था, यानी किस तरह से भारत में सारा सरकार चलती है, जितने भी नियम कानून है ना। जिस कैसे इलेक्शन होता है, क्या कौन से पार्टी कैसे रूल करता है ना। जितना भी बात है सरकारी व्यवस्था से लेके वो सब पढ़ते हैं राज व्यवस्था के अंदर में। और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं संविधान, जिसके तहत चलता है राज व्यवस्था है ना। भारत के राज व्यवस्था जिस बुक के तहत चलती है वो है हमारा संविधान। तो फिर ये संविधान पढ़ते हैं। तो हालांकि हम पहले पढ़ेंगे संविधान, फिर पढ़ेंगे इसके तहत ये राज व्यवस्था कैसे है ना। तो हमारा मेन पहले पढ़ना है संविधान के बारे में। तो अगर हम संविधान का बात करें तो हमारा संविधान हम लोग जानते हैं, है ना। आज़ादी के बाद बना है ना, लागू हुआ है। हालांकि शुरुआत तो हो गया था आज उससे पहले ही। तो उसके पीछे का बहुत लंबा कहानी है कि हम जानते हैं हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ है ना। सबसे बड़ा रिटर्न अगर बात करें संविधान का तो भारत का संविधान है। तो इसके बनाने के पीछे भी बहुत लंबा हिस्ट्री है। आज हम लोग का भी जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज जो शुरुआत करेंगे शायद आज कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल तक में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या है टॉपिक? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ है ना। हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ है वो किस तरह से निर्माण हुआ है, यानी क्या क्या किस तरह क्या क्या तुम्हारा स्टेप था उसमें। तो हम लोग जब हमारे संविधान का निर्माण का अगर बात करें तो हमारे संविधान के निर्माण में शुरुआत हुआ है 1773 में। क्या था मतलब, हमारा संविधान तो बना है बाद में जाके, लेकिन हमारे संविधान में 1773 से ही जो चीजें हुए हमारे देश में वो हमारे संविधान को इन्फ्लुएंस करता है ना। वो हमारे संविधान को इफेक्ट किया है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो क्या हुआ था 1773 से पहले तक, तो हम जानते हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं। तो 1765 है ना, 1765 तक में क्या हो गया था हमारा, बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, है ना। 1765-64 तक में बक्सर हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे और पूरा बंगाल है ना, अवध पे उनका सरकार हो गया था, उनका अधिकार हो गया था। तो अगर हम बंगाल बोलते इस टाइम, मतलब इस साइड में बंगाल का मतलब था कि पूरा जितना भी आज के टाइम का बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, है ना, तुम्हारा उड़ीसा, ये सब मिलके बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो 1765 में जब उसके बाद जो वहाँ पे हमारा अधिकार हो गया था अंग्रेजों का, तो वहाँ पे एक तरह का सिस्टम चल रहा था, है ना, जिसको बोलता है डुअल सिस्टम। वहीं से कहानी शुरुआत होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, कि 1773 ईस्वी में क्या होता है। 1773 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ तक आते आते 1773 ईस्वी तक अंग्रेज अभी तक तीन जगह पे सीमित थे। तीन जगह पे इनका मेन प्रेसिडेंसी था। एक तो था बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता। इस तीन जगह पे इनके तीन गवर्नर हुआ करते थे। 1773 से पहले तक का बात है ये। तीन गवर्नर हुआ करते थे, तीनों अपने अपने तरह से चलाते थे। अब हुआ क्या, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका बहुत हालत खराब हो गया था 1773 के आसपास। तो अंग्रेज में जो हमारा पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि थोड़ा सा पैसा दे दो हमको, है ना। उधार, मतलब तुम एक तरह से बोल सकते हो लोन मांगने के लिए गया। तब जाके सरकार ने, है ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लगाया, रेगुलेशन लगाया। बोला ठीक है, हम पैसा तो देंगे तुमको, लेकिन तुमको हम कुछ शर्त मानना पड़ेगा, है ना। यहीं से शुरुआत होता है हमारी संवैधानिक विकास का। तो क्या आया था इसलिए 1773 में, हम लोग इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरुआत हुआ। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1700, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोलते हैं।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है बात। ये कब आया था, ये क्यों आया था, आने का पर्पस क्या था? इससे पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसके पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर भारत में अपना काम कर रही थी। कोई उस पर कोई किसी का प्रेशर नहीं, कोई किसी के जवाब नहीं देना है ना। लेकिन 1773 में क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांगने के लिए पहुंच गया था अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेज मतलब सरकार के पास, अपनी सरकार के पास, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो उसने इस पे कुछ कुछ नियम कानून लगा दिया, हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 1773 में, अच्छा इसके पहले का बात समझ रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था क्या? एक कंपनी के जैसा था, जैसे आज के टाइम में कोई भी कंपनी होती है वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम समझ रहे हैं यहाँ पे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या हुआ करता था, शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या हुआ करते थे, शेयर होल्डर्स हुआ करते थे बहुत सारे। तो कुछ उस शेयर होल्डर्स में से कुछ 24 लोग का चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, और इनको हम लोग बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी शेयर होल्डर में से 24 लोगों का चुनाव होके बनते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, बोला ठीक है, हम जो तुम्हारा यहाँ पे है 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड को हम लोग रखेंगे, जिसका क्या होगा ड्यूरेशन, 4 साल का होगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया कि हम बोर्ड ऑफ 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जिनका ड्यूरेशन कितना होगा, 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा, और पर साल ये लोग चेंज होते रहेंगे, 1/4 चेंज होगा, जैसे हमारा राज्यसभा का आज व्यवस्था है ना। उसी तरह से बोला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। अच्छा और एक बात समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट हमेशा क्या देती थी, लाइसेंस देती थी एक तरह से, कि जाइए आपको और 20 साल तक काम यहाँ पे बिजनेस करने का आपके पास एकाधिकार है ना। एकाधिकार मतलब पूरे पूरे ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आके व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन की और कोई कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती। इसका है ना मोनोपोली मिला होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1773 के हिसाब से 20 साल और इसको व्यापार करने का मोनोपोली मिल गया था। दूसरा रूल ये था, है ना। दूसरा इसका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से ये था, नहीं 6 ईयर पहले हुआ करता था, इसके बाद चेंज हो गया था, है ना। 4 साल का था, है ना, ड्यूरेशन इससे पहले 6 साल का हुआ करता था, इसके बाद हो गया 4 साल का। एक 1/4 था, हर मतलब हर साल पर ईयर 1/4 बदल जाएंगे। इसके बाद क्या होता था, एक बार और आगे समझते हैं। अब होता क्या था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कहाँ थे अंग्रेजों में, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब इंग्लैंड में बैठे होते थे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का हेड होता था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बैठते थे। और ये क्या करते थे, इससे पहले तक 1773 से पहले तक क्या होता था कि वो लोग यहाँ बॉम्बे में एक गवर्नर भेज रहे हैं, मद्रास में एक गवर्नर भेज रहे हैं, कलकत्ता में एक गवर्नर बना के भेज रहे हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ से ये तीनों इन तीनों गवर्नर को नियुक्त किया जाता था इनके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और ये तीनों इंडिविजुअली रिपोर्ट करते थे इसको। बॉम्बे का गवर्नर बता रहा है यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मद्रास बता रहा है, कलकत्ता बता रहा है। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से क्या हो गया, इन्होंने बोला कि इन तीनों में जो हेड होगा वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले सबको गवर्नर बोला जाता है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ कलकत्ता। इस रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से क्या बोला गया, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को जो कलकत्ता था, बंगाल था, है ना, या इसको फोर्ट विलियम्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका फोर्ट था उसका नाम था फोर्ट विलियम्स, फोर्ट विलियम्स। तो यहाँ बोला यहाँ का जो बंगाल का जो होगा गवर्नर जनरल, उसको हम लोग गवर्नर जनरल बोलेंगे, जिसके पास ज्यादा पावर होगा बाकी से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। बाकी को गवर्नर बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, ये था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर था जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है ना बात। इसके पहले तक बंगाल में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, वो एक शुरुआत बहुत ही इनका एकदम क्लर्क के रूप में बहुत छोटे लेवल से शुरुआत किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना, एकदम एक क्लर्क था जब आए थे। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया।
मतलब अंग्रेजों के लिए ऑब्वियसली। तो इसको ये बाद में गवर्नर भी बन गए थे बंगाल के। तो रॉबर्ट क्लाइव थे इससे पहले तक। रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है, वारेन हेस्टिंग आता है, और वारेन हेस्टिंग ही पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाते हैं। ठीक है बात। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास क्या था, थोड़ा ज्यादा पावर था। इन दोनों ये दोनों जो थे वो उसके अंदर हुआ करते थे, यानी ये हेड है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अंदर है ये दोनों। ठीक है बात, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या हुआ। और इसके हिसाब से क्या किया गया था, 1773 के हिसाब से रेगुलेशन किया जा रहा था। तो और क्या बोला गया कि यहाँ पे जो तुम्हारा बंगाल इंडिया में जो बंगाल कलकत्ता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी इसी के अंदर में रेगुलेटिंग एक्ट में ही लिखा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, है ना, जिसको कलकत्ता में स्थापना किया गया था बाद में जाके 1774 ईस्वी में। ये 1773 ईस्वी में कानून आया, और 1774 में हमने ये सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर दिया, कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। और यहाँ जो पहले जो चीफ जस्टिस हुए थे, उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस CJI या चीफ जस्टिस बोल सकते हो, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे लॉर्ड एलिस इम्पे। और यहाँ पे और क्या था, और 3 और अदर भी था, है ना, यानी टोटल 4 जज हुआ करते थे, इसमें से ये चीफ जस्टिस थे, बाकी 3 और भी थे। इसके बाद आते हैं और क्या, यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात था, क्या था कि ये इसको इलीगल कर दिया गया कि कोई भी जो कंपनी का जो सर्वेंट है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कोई भी कर्मचारी है, तो जो भी कर्मचारी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में, वो कोई भी यहाँ पे अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, है ना, यानी प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगा दिया गया। आपकी हम यहाँ पे है, साथ में हम कंपनी के भी इम्प्लॉई है, मतलब कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, तो ये प्राइवेट ट्रेड पे बैन लगा दिया गया। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का जो इम्प्लॉय है वो अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। साथ में क्या बोला गया कि आप गिफ्ट भी नहीं ले सकते कहीं से। गिफ्ट का मतलब कि जो यहाँ के लोकल है ना, जो भारतीय है, वो आप किसी भारतीय से कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते। मतलब कि गिफ्ट बोलने का मतलब क्या था कि यहाँ पे गिफ्ट के नाम पे लेके घूस लिया जा रहा था एक तरह से, है ना, तो वो गिफ्ट को लेने पे भी मनाही हो गया था। ये इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का एक ये इम्पोर्टेंट ये फैक्ट था, फीचर था। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना। अब इसी के दौरान यहाँ पे, अच्छा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान थे कौन यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग थे, है ना, वारेन हेस्टिंग थे इस टाइम। इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये ऐसा बोला गया था सरकार के द्वारा, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा, कि हम 10-10 साल में रेगुलेटिंग एक्ट बनाएंगे। 10-10 साल में देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर 10-10 साल में रेगुलेटिंग एक्ट आता था। तो नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1784 में। हालांकि इससे पहले एक अमेंडमेंट एक्ट भी आता है 1781 वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1784। 1784 में एक और रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में आया, ये हमको क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज समझना यहाँ पे, एक और बात समझना यहाँ पे, एक और चीज हम मिस कर रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो होगा, और इसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा। इसका क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो भी डिसीजन लेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसमें ये उसको डिसीजन लेने में मदद करेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर का होगा, इसमें 4 मेंबर होंगे, ये 4 मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, है ना। यानी ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो इंडिया में होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे, इंग्लैंड में, है ना। वो इसको यहाँ से भेजते थे 3 रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होगा, उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा, जो 4 मेंबर्स का बना होगा। और यहाँ पे ये क्या करवाएगा, वोटिंग करवाएगा। अगर कोई टॉपिक है, कोई बात है जिसपे थोड़ा परेशानी है, तो इन लोगों में वोटिंग होगा। लेकिन फिर भी ज्यादा पावर इसके पास था, ठीक है ना। अगर ये चाहे तो इसको
वोटिंग को वो ना मतलब बिना माने भी आगे काम कर सकता था, है ना। इसी के कारण से कुछ कुछ चेंजेस लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1784। 1784 में जो आया रेगुलेटिंग एक्ट, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। 1784 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है बात। अच्छा, एक बात और यहाँ लिख देते हैं हम। जैसे पिट्स उस टाइम पीएम थे, है ना। यहाँ पे जब 1773 आया था, तो उस टाइम जो लंदन इंग्लैंड के जो पीएम थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। पीएम ऑफ ब्रिटेन थे वो। ठीक है ना बात। और पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था, तो वहाँ पे पिट्स वहाँ पे एक नाम के एक प्राइम मिनिस्टर थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था इम्पोर्टेंट, है ना। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, यहाँ पे क्या किया गया, कंपनी ने, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने ये बोला कंपनी का ना दो अलग अलग काम है भारत में। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने ये माना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो दो तरह का काम कर रही है भारत में। एक तो ये बिजनेस के कंपनी के रूप में भी बिजनेस कर रही है, और एक दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पावर भी बन गई है, ये शासन भी कर रही है एक राजा के जैसा, है ना। एक तरह से पॉलिटिकल पावर भी है, यानी यह पॉलिटिकल पावर भी है ईस्ट इंडिया कंपनी का। बोला क्यों नहीं इसको अलग अलग किया जाए, एक ही काम दोनों कैसे कर रहा है ना। एक ही गवर्नर जनरल है, वही उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो पॉलिटिकल भी देख रहा है और बिजनेस से रिलेटेड काम भी देख रहा है। समझ में आ रहा है बात? यानी कमर्शियल काम भी देख रहा है, दोनों काम देख रहा है ये, दोनों काम देख रहा है, पॉलिटिकल फंक्शन भी है और कमर्शियल फंक्शन भी कर रहा है। ऐसा कैसे होगा, बहुत दिक्कत हो रहा है ना। और सही से सही एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है, तो इसको अलग अलग किया जाए। और एक पर्पस था कि सरकार चाहती थी, ब्रिटेन पार्लियामेंट चाहता था, जो पॉलिटिकल फंक्शन हो वो डायरेक्ट उसके अंदर हो, है ना, उसमें उसका ज्यादा से हो, ज्यादा उसका अधिकार हो, है ना। तो इस कारण से उसने क्या किया, और कमर्शियल फंक्शन को अलग किया, पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया, और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए एक अलग संस्था बना दिया, जिसको उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल फंक्शन के लिए कौन रह गया, कमर्शियल फंक्शन के लिए वही हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोला जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, यानी ये कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ये जो बॉडी होगी, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये जो संस्था होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, वो एक तरह से क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्राउन बोलने का मतलब पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्राउन को रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ, क्योंकि वहां पे तो क्राउन के नाम पे ही शासन होता है ब्रिटेन में, है ना। तो इसको यहाँ पे क्या बोला गया, ये क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना बात। और ये एक नया बॉडी बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसमें क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में क्या रहेगा, चार मेंबर नियुक्त किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में क्या होगा, चार मेंबर को नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा, रानी के द्वारा। चार मेंबर्स नियुक्त किया जाएगा रानी के द्वारा, जो इस तरह के पॉलिटिकल फंक्शन को देखेंगे। आया समझ में? चार मेंबर्स नियुक्त किया गया जो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेंगे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसी तरह से चलता रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, अच्छा इस पे गवर्नर जनरल तो बहुत नीचे है अभी। देखो, कमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करता था पहले गवर्नर जनरल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो वहाँ पहले शेयर होल्डर्स होते थे, शेयर होल्डर्स में से कुछ चुनाव होके बनते थे कोर्ट ऑफ यहाँ देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नियुक्त किया करते थे पहले। ये तो था 1773 तक का कहानी। तो बोर्ड, जो तुम्हारे गवर्नर थे वो इनके नीचे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि लंदन में थे। अब यहाँ पे वही हुआ, स्पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो गवर्नर होगा वो तो नीचे होगा ना, बहुत नीचे, इनके बाद नीचे होगा, यहाँ पे नीचे होगा।
यहाँ पे आएगा गवर्नर, ठीक है। लेकिन इसको जो आदेश दिया जाएगा, इसका बॉस कौन होगा? तो पॉलिटिकल बॉस तो यही काउंसिल होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा बॉस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लंदन में बैठा है, वही इसका एक्चुअल मायने में बॉस होगा। भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, उसका बॉस कौन होगा? वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करेगा, रिपोर्ट करेगा, जो कि इंग्लैंड में है। इस गवर्नर से सवाल कौन पूछेगा? इसको काम करने के लिए कौन बोलेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 4 मेंबर्स होंगे। 4 मेंबर को नियुक्त कौन करेगा? क्राउन, मतलब रानी, यानी जो रानी है। रानी को बोलने का है, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट को बोलते हैं। यानी रानी भी किसके कहने पे नियुक्त करेगी? पार्लियामेंट के कहने पे नियुक्त करेगी उस मेंबर्स को। समझ में आ रहा है बात? गवर्नर तो बहुत नीचे है, गवर्नर इन सब के नीचे है। ये गवर्नर बस ये जो कहेंगे वो करेगा, नीचे गवर्नर। ठीक है ना बात? तो ये है, हो गया हमारा 1784 में आके कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अब इससे क्या हुआ फायदा कि जो ब्रिटेन पार्लियामेंट था, उसका भारत के अंदर पॉलिटिकल मतलब पहुंच हो गया। वो भारत के अंदर जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट का पहुंच हो गया, तो किसके द्वारा? इस 4 मेंबर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी 4 मेंबर्स में जो हेड होगा, उसको प्रेसिडेंट बोला जाएगा। उसका जो प्रेसिडेंट होगा, सॉरी, उसको हम लोग बोलेंगे क्या सर? हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। उसके जैसा पोस्ट होगा ये, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसा पोस्ट होगा ये, है ना? जो कि इन लोगों का हेड होगा, 4 मेंबर्स का हेड होगा। उसको उसको क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। किस तरह से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया? ठीक है बात। अच्छा, वेरेन हेस्टिंग एक अकेला ऐसा गवर्नर जनरल था पूरे भारतीय इतिहास में, जो कि अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया, जिसके साथ इम्पीचमेंट हुआ था। इससे पहले किसी के साथ इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। इसके पहले तो एक ही था, सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं हुए जिनका इम्पीचमेंट किया गया हो, है ना? लेकिन वारेन हेस्टिंग अकेला थे जिनका इम्पीचमेंट किया गया था। ठीक है बात? इम्पीचमेंट, महाअभियोग, हिंदी में बोला था, महाअभियोग चलाया गया था इनके खिलाफ बहुत ज्यादा, मतलब ये डिसऑनेस्टी का, और ये हमारे देश में, जो भारत में कुछ कुछ इशूज था जिसको सही से हैंडल नहीं किए। जैसे तुम्हारा रोहिला वार था एक, है ना? हिस्ट्री में पढ़े हम लोग। रोहिला खंड वार था, घसीटी बेगम का वाला केस था, नंदा कुमार वाला केस था, है ना? तो वो चैत सिंह वाला केस था, है ना? तो रोहिल इस इन सब केसेस के कारण क्या हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स ने वहां पे जाके, हम हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं ये सब केस। तुम देखना हिस्ट्री खोल के, वहां पे लिखा है वे हम ये सब बात। ठीक है? तो उस वाले के उसके कारण वारेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट हुआ था, और ये अकेला गवर्नर जनरल है पूरे इंडिया के हिस्ट्री में। अच्छा, और क्या किया गया था? अब यहाँ पे जो था, इसी एक्ट के द्वारा, अब पहले बोला जाता था ये कंपनी का टेरिटरीज है इंडिया में, है ना? इसी कानून में, इस कानून के द्वारा इसको चेंज करके क्या बोला जाने लगा? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इसके पहले बोला जाता था कंपनी का टेरिटरी है ये। इसके बाद इस कानून में क्या बोला गया कि जो भी है भारत के अंदर, है ना, वो ब्रिटिश पोजेशंस है इन इंडिया। ब्रिटिश का है, कंपनी का नहीं है। समझ में आ रहा बात? इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया। इस फ्रेज के द्वारा क्या बताया गया कि यहाँ पे कंपनी जो है, वो कंपनी तो है, लेकिन वो किसके नाम से राज हो रहा है? ब्रिटेन के राजा या रानी के नाम पे। समझ में आ रहा बात? यह डायरेक्टली नहीं बोला गया, लेकिन इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना बात? यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? पूरा का पूरा कंट्रोल कर दिया भारत में इस एक्ट के द्वारा। कैसा कंट्रोल? पॉलिटिकल वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला कंट्रोल। समझ में आ रहा बात? बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल करने का कोशिश किया। ठीक है ना बात? नेक्स्ट आते हैं, 1784 का भी रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, समझ लिए हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ ईयर 1793। एक और आता है 1793 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद हम बताए थे 10-10 साल में बोला गया था भेजना है ना? पहला बात, हर बार यही किया जाता था, फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया उसका।
ना, और 20 साल के लिए दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ट्रेड करने का मोनोपोली, और 20 साल तक वो ट्रेड कर सकता था। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम हुआ 1793 में, एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी ब्रिटेन के द्वारा एक ऐसा, मतलब जो भी भारत से जितना भी कमाई हो रहा था, है ना, ब्रिटेन सरकार जो यहाँ पे थी, भारत से जितना भी कमाई हो रहा था वो यहाँ पे रखते थे। इंडिया का वो फंड होता है जहाँ पे जितना भी कमाई होता है सबको रखा जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एक फंड होता है, अभी भी है हमारे देश में। यानी इंडियन गवर्नमेंट को जितनी भी कमाई होती है सब कौन से अकाउंट में जाता है, इसी अकाउंट में जमा होता है। तो क्या बोला गया इस कानून के द्वारा? बोला गया जितने भी ब्रिटिश एम्प्लॉई है, मतलब जितने भी कंपनीज की एम्प्लॉई है, उसको सैलरी कहाँ से मिलेगा? इसी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा सैलरी, है ना। यानी उसको ब्रिटिश ब्रिटिश लोग को सैलरी नहीं देंगे अपने तरफ से, या कंपनी नहीं देगी, या पार्लियामेंट भी नहीं देगा। उसको कहाँ से मिलेगा सैलरी? जो इंडियन कॉन्सोलिडेटेड फंड है, मतलब अब एक ही बात है ना, तुम सामने से दे दो या पहले चुरा के दो, एक ही बात है। लेकिन बस ये संवैधानिक रूप से बोला गया जितने भी ब्रिटेन भारत में जितने भी एम्प्लॉयज है सबको इसी फंड में से पैसा दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट था, सैलरीज ऑफ ब्रिटिशर्स यहाँ से आने लगा। अच्छा, एक और समझना बात, इस टाइम पे जो 1793 के इश्यू में आसपास में क्या था, हम यहीं पे इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ थे, बंगाल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे बोला कि ऐसे पहले क्या होता था 1793 से पहले तक, कि कोई निश्चित रूपरेखा नहीं था जिसका जान पहचान है ना, अंग्रेजों का मतलब जिनको जान पहचान है, लिंक है, वो आ गए भारत में जॉब करने के लिए। इन्होंने बोला लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि नहीं, ऐसे कोई भी नहीं आ जाएगा, मेरिट बेस्ड होना चाहिए एग्जाम। एग्जाम होगा एक मेरिट के बेस पे, जॉब यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इन्होंने ही इस बात का शुरुआत किया और इंडियन सिविल सर्विसेज का स्थापना किया था भारत में। कब किया था? 21 अप्रैल 1793 को। इसलिए 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इसलिए 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। किस और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है ना। और 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे माना जाता है। तो इसी दिन 21 अप्रैल 1793 के दिन भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज का स्थापना किया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज का स्थापना 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है बात। और भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारा काम किया था। जैसे कि क्या काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? और भारत में जो जुडिशियरी सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम जो है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना, इस तरह का जो सिस्टम था उन्होंने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बनाया था, है ना। एकदम लोएस्ट तालुका तहसील लेवल तक जो होता है ना, इन्होंने ही सबका काम किया था। पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह बहुत लाया था, वो हिस्ट्री में पढ़ने का जरूरत है, इसको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आता है एक और एक्ट 1813 ईस्वी में, फिर 10 साल के बाद आया एक्ट। अब इस एक्ट का क्या खासियत था, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813? यहाँ पे ये था, इसमें ना बोला गया कि भारतीय लोगों को एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। पहली बार यहाँ पे भारतीय लोगों को एजुकेशन के बारे में कुछ बात किया गया 1813 ईस्वी में। क्या बोला गया कि हम भारतीय लोगों के लिए, है ना, स्कूल के लिए 1 लाख रुपया पर ईयर खर्च करेंगे, शिक्षा पे 1 लाख पर ईयर खर्च किया जाएगा, ये रखा गया था बात। आया समझ में? 1813 का चार्टर एक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, कब पूछा जाता है, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना, भारत में एजुकेशन पहली बार भारतीय लोगों के एजुकेशन के लिए, है ना, कुछ बजट रखा गया था। तो 1 लाख पर ईयर का बजट रखा गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ईस्वी के द्वारा। इसी के द्वारा, है ना, जो तुम्हारा क्रिश्चियन मिशनरी था, जो क्रिश्चियन लोग प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए था, उनको परमिशन दे दिया गया था, भारत में आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देखो उस टाइम का कहानी क्या था ना,
कि जो डच लोग थे, है ना, वो लोग क्या थे, वो लोग आके उनका जो डच लोग वगैरह थे, वो लोग का ज़्यादा मेन एम था ना, यहाँ के क्रिश्चियन का ये प्रचार प्रसार करना। जबकि अंग्रेज लोग क्या थे, शुरू से आके यहाँ पे ना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए वो यहाँ पे ना आके क्रिश्चियन मिशनरी का नाम लेके वो शुरुआत नहीं किए थे। ठीक है, वो थोड़ा सा बचते बचते रहे थे मिशनरी से। हालांकि वो मानते थे कि क्रिश्चियनिटी ज़्यादा अच्छा है ये वो, लेकिन वो शुरुआत इससे नहीं किए थे। बाद में बहुत जाके 1813 ईस्वी में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया। ठीक है, आते हैं इसके बाद आते हैं एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था 1813 ईस्वी में। क्या हुआ था कि जो ट्रेड ऑफ टी है, ट्रेड ऑफ टी है, चाय का व्यापार है, और क्या है, ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़ के जितना भी बिजनेस था, इन दोनों को छोड़ के जितना भी बिजनेस था, पूरा सबको खत्म करो, मोनोपोली, कंपनी का मोनोपोली खत्म हो गया। सिर्फ ये दो बिजनेस पे कंपनी का मोनोपोली रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल चाय का व्यापार कर सकती थी भारत में, या भारत से चाय का व्यापार, और चाइना के साथ व्यापार, ये दो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। और जितना भी व्यापार का क्षेत्र था वो बाकी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। समझ में आ रहा है बात? बाकी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया, सिर्फ इन दोनों को रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का इंपॉर्टेंट पोर्शन, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, क्या है हमारा 1833। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब 1833 का जो चार्टर ऑफ एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है। क्यों? यहीं से किया गया, बोला अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा, अब होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। हालांकि वो बंगाल का ही गवर्नर होगा, बंगाल में ही होंगे। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बोल दिया, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया होंगे, बंगाल का अगर पूछा गया इस टाइम पे 1833 के बाद, 1834 में, 35 में, 53 से पहले तक, 1853 से पहले तक, 1833 से 1853 तक, अगर तुमसे पूछेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बंगाल का भी गवर्नर हुआ करता था। 1853 ईस्वी में जाके हुआ कि बंगाल का गवर्नर अलग किया जाए, है ना, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक अलग होगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनका नाम तो कर दिया गया था, लेकिन ये अभी भी बंगाल, और बाकी लोग तो इसके अंदर में ही थे। ठीक है ना, तो ये 1833 का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया इनको। अब इसके बाद क्या गया, अच्छा, पहला ऐसा कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये थे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का नाम और किसके साथ जोड़ा जाता है? तो राजा राम मोहन राय के साथ जोड़ा जाता है। सती प्रथा खत्म किए थे 1829 ईस्वी में, है ना। और और कहाँ पे इनका विलियम बेंटिक का नाम कहाँ पे और आता है, किसके लिए ये जाना जाते हैं? तो एक था कि भारत में ठग्स बहुत होते थे, ठगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी भारत में, है ना। मतलब जो मतलब उस टाइम हुआ करते थे कि लोग आते थे, ठगते थे, यानी बहुत का हाथ पैर कट जाता था, बहुत लोगों को हम बेरहमी से मार दिया करते थे बहुत बार। तो वो जो देखी होगी मूवी भी आया था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो बहुत ठग्स हुआ करते थे भारत में। तो विलियम बेंटिक ने बहुत ही कड़ाई से उन ठगों को खत्म किया था भारत में। एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, क्या? इन्होंने एक मैकाले कमेटी का गठन किया था, है ना, मैकाले कमेटी का गठन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले कमेटी का गठन किया था विलियम बेंटिक ने। मैकाले कमेटी किस काम बात पे काम करता? भारत में एजुकेशन को लेके, भारत में किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, इस पे उन्होंने मैकाले कमेटी का गठन हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा। बाद में मैकाले रिपोर्ट आया था, है ना, जिसमें इस मैकाले रिपोर्ट में जिसमें ये बात किया गया कि भारत में पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में कराना चाहिए, ये सब हुआ था। और इम्पोर्टेंट है कि मैकाले कमेटी किसने बनाया था, तो विलियम बेंटिक ने ही करवाया था। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आता है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इसके बाद इस एक्ट में और क्या क्या कहा गया, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे होगा और मद्रास होगा, ठीक है ना, उन लोगों का क्या होगा, अब लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होगा। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या होता था
जो गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो हुआ करते थे, उनके पास ये अधिकार होता था कि वो अपने अधिकार अपने प्रेसिडेंसीज में, मतलब मद्रास में, बॉम्बे में, वहाँ प्रेसिडेंसीज में कुछ कुछ कानून बना सकता था, है ना। तो वो लेजिस्लेटिव पावर हुआ करता था उनके बंगाल बोलते हैं, मद्रास और बॉम्बे वाले गवर्नर के पास। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, उनसे वो पावर छीन लिया गया। आप कोई कानून नहीं बना सकते, जो कानून गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा, है ना, वही आपको करना पड़ेगा। आप बस एक तरह से जो ये बोल रहा है वो आप करते जाइए। यानी लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म हो गया था, लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म हो गया किसका, बॉम्बे और मद्रास वाले लोगों का। यानी एक तरह से यहाँ से क्या किया गया था, सेंट्रलाइज किया करने का कोशिश किया गया था ना, सेंट्रलाइज्ड तरीके से, सेंट्रल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, शासन करने का कोशिश किया गया था, किसके द्वारा, 1833 से। ठीक है बात। और क्या किया गया था इसके द्वारा, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। बोला गया इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। क्यों, हम तुमको बताए थे अभी, 1813 ये सॉरी मैकाले कमेटी का गठन किया गया था, है ना। तो इसके रिपोर्ट के हिसाब से इंग्लिश को बनाना चाहिए, ये था लोगों पढ़ाई का मीडियम, है ना, मीडियम ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए था, पढ़ाई होना चाहिए था। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या बोला, इंग्लिश जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा भारत का। ठीक है ना बात। अब यहाँ पे बात समझते हैं, जो ट्रेड यहाँ पे छोड़ा गया था 1813 ईस्वी में, जो बोला गया था चलो चाय और चाइना के साथ बिजनेस कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे चाय और चाइना के साथ बिजनेस जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है, ये वाला मोनोपोली भी खत्म कर दिया गया 1833 में। अब चाय का भी बिजनेस कोई भी कर सकता था और चाइना के साथ भी बिजनेस कोई भी कंपनी कर सकता था। यानी इस तरह से क्या हो गया, अब कंपनी जो है वो पूरी तरह से एक तरह से बिजनेस वाला काम खत्म कर रहा था, पूरी तरह से बिजनेस वाला काम खत्म हो रहा था, और सिर्फ वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनता जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनता जा रहा था, है ना। यहाँ से इस बात को लेके एक और लास्ट में फाइनल अब बात हो गया, फाइनल, है ना, कील ठुक गया कि अब ये इसका बिजनेस का काम कॉमर्शियल फंक्शन ना के बराबर है। और यहाँ पे ही इस कानून में ही ये बात को बोला गया है ऑफिशियल तौर पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में जो शासन कर रहा है वो ब्रिटेन ब्रिटेन के जो क्राउन है या उसका जो हायर्स होंगे, मतलब जो उनके जो आने वाले क्राउन जो होंगे, राजा होंगे, उनके नाम पे केवल है ना, उनके नाम पे यहाँ पे शासन कर रहा है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ये जो कंपनी है वो कुछ नहीं है यहाँ पे, वो केवल राजा और या जो रानी है इंग्लैंड की, उनके विश्वास पे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल किसके विश्वास और विश्वास पात्र में लेके, है ना, कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पे शासन कर रहा है, क्राउन के कॉन्फिडेंस से। जिस तो क्या बोल रहा था इस कानून के द्वारा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो क्राउन है उसके विश्वास के अंदर में ही रह के काम कर रहा है, और जो भी क्राउन का सक्सेसर्स होगा, है ना, वो उसका अंदर में ही रहेगा। यानी वो उसको अगर जब भी जरूरत पड़ा तो वो उनको वो ट्रांसफर कर सकता है। एक इस तरह का मतलब था यहाँ पे 1833 वाले में। ठीक है ना। एक और काम हुआ गया यहाँ पे, क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो चीज़ का शुरुआत किया गया था 1793 में सिविल सर्विसेज का, तो 1833 में आके क्या किया गया, एक तरह से एक पूरी तरह से व्यवस्था बनाया गया जिसमें इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, है ना। यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को लेके पूरी जो व्यवस्था तैयार किया गया वो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, इसको आप चार्टर एक्ट बोलते थे, है ना। इसके अंतर 1833 के चार्टर एक्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज को लेके पूरा का पूरा व्यवस्था बनाया गया, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, पूरी तरह से एक तरह से कानूनी व्यवस्था की गई। ठीक है ना बात। और यहाँ पे इसमें ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए था, यहाँ पे भारतीय इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, है ना बात। ये केवल केवल किसके लिए था, यूरोपियंस के लिए था। इंडिया ने अभी तक यहाँ पे 1833 तक में, 1833 के चार्टर एक्ट तक में
इंडियंस अलाउड अभी तक नहीं थे इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने के लिए, है ना, इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था 1833 तक में। ये था हमारा 1833 का, ठीक है ना बात। एक और काम किया गया था यहाँ पे, एक लास्ट काम है, एक और काम हुआ था यहाँ पे। क्या था कि इसके द्वारा क्या किया गया था जो अच्छा, बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा हो गया था, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो अवध वाला हिस्सा था वो भी आ गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही। तो क्या हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भाग में बांट दिया गया। जो एक बंगाल था, है ना, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स, इसको दो भाग में बांट दिया गया। यानी हम बोल सकते हैं स्प्लिट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। स्प्लिट किया गया किसका, बंगाल प्रेसिडेंसी का स्प्लिट हो गया, दो भाग में बढ़ गया। फोर्ट विलियम्स एक अलग हो गया यानी कलकत्ता, और दूसरा हो गया आगरा। ये इस तरह से अभी तक हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था 1833 से पहले तक। 1833 में आके कितना प्रेसिडेंसी हो गया, 4 प्रेसिडेंसी हो गया। कौन कौन, बॉम्बे, मद्रास, फोर्ट विलियम्स यानी कलकत्ता, और एक नया वाला आगरा। ये 4 प्रेसिडेंसीज हो गया। ये टोटल था हमारा क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर में। कोई परेशानी क्या, समझ में आया सारा बात। इसके बाद आते हैं, अच्छा इस तरह से एग्ज़ाम, यहाँ पे एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, तो एग्ज़ाम में इस तरह से आता है कि बताओ ये वाला काम कहाँ, कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, है ना, कौन से एक्ट के द्वारा चाय का ट्रेड को ख़त्म किया गया, है ना। तो 1850 चाय के ट्रेड पे जो मोनोपोली था कंपनी का उसको ख़त्म किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इंडियन सिविल सर्विसेज का स्थापना कौन से कब किया गया या किस चार्टर एक्ट के, ये चार्टर एक्ट के तहत तो नहीं था, है ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने तहत अपने इंडिविजुअल या गवर्नर जनरल के कैपेसिटी से किया था। तुमसे पूछेगा कि बताओ सबसे पहला कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि कंपनी का दो अलग अलग पर्पस है, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग है और एक कमर्शियल फंक्शन अलग है। ये सबसे पहले कौन से एक्ट के द्वारा इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और उसके लिए काम किया गया, तो हम बोलेंगे क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही ना ये सबसे पहले इस बात को माना गया। तुमसे पूछेगा कि बताओ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो बोलेंगे विलियम बेंटिक थे। और पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया, है ना, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके द्वारा हुआ गया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है बात। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, इसलिए इसको याद रखने का जरूरत है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 1853। नेक्स्ट आते हैं हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या था, यहाँ पे समझते बात। अब इस बात को अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा था कि कंपनी का दो काम हुआ। अब यहाँ पे आके देखा गया, इस वाले एक्ट में समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, पहले तो ये समझा गया था इससे पहले 70 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कि कंपनी का दो अलग अलग फंक्शन है। अब यहाँ पे देखा गया 1853 में ये किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया है इसके पास भी ना दो तरीके का काउंसिल होना चाहिए। एक होना चाहिए, अलग कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए जो कानून बनाएगा, कौन सा कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। यानी ये किस तरह का काम करेगा, जैसे आज हमारा पार्लियामेंट काम करता है ना, यहाँ पे आएगा, कोई वोटिंग होगा, बात होगा, डिसाइड होगा, है ना, कोई कानून पारित होगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस पर साइन करेगा, वो भी राजी होगा तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारा आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी 1853 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो तुम्हारा इस चीज को हैंडल करेगा, जो तुम्हारा बाकी जो इश्यूज है
है ना, किस तरह से हैंडल करना है। एक तरह से ऑफिसर्स टाइप है ये, है ना, जो ऑफिस होल्डर्स होंगे, इनका काम है कानून बनाना, जैसे हमारे पार्लियामेंट्स में कानून बनता है। और ये है ऑफिस होल्डर्स, है ना, एक तरह से जो ऑफिस में जो हमारे होते हैं, जो हमारे सिविल सर्विसेज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, समझ सकते नहीं, बड़े बड़े वो नहीं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हुए, सीएम हुए, वो सब क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो इस तरह का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, जो जिनका अलग अलग पर्पस होगा, अलग अलग काम दिया रहेगा उनको। तो यहाँ पे 1853 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा इन दो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दो काउंसिल्स का दिया गया। ऐसा जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल आया उसमें 6 मेंबर्स होंगे। इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स। और यहाँ पे कितना मेंबर थे पहले, 4 मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितना मेंबर्स हुआ करते थे, 4 मेंबर्स। तो ये हुआ यहाँ से 1853 वाले के द्वारा एक और काम किया गया। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का बिहेवियर कैसा होता था, एक मिनी पार्लियामेंट के जैसा कानून बनाने का काम है इनका। एक मिनी पार्लियामेंट जिस तरह से कानून बनाती है उसी तरह से ये भी है, मतलब एक पार्लियामेंट जिस तरह से कानून बनाती है उसी तरह से ये भी कानून बनाने वाली बॉडी थी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज को ना भारतीयों के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज को बोले भारतीय लोग भी अब इसमें एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा विरोध हुआ इसका, है ना, 1853 ईस्वी में इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ। इस टाइम जो थे यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल। 1853 में लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल। तो उस इतना ज्यादा विरोध हुआ यूरोपियंस के द्वारा। वो बोले कि यूरोपियंस लोग, बहुत सारे यूरोपियंस का ऐसा बयान आया था उस टाइम कि ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंडिया को छोड़ ही देते हैं, इंडिया को बोलते आओ इंग्लैंड पर शासन करो। हाँ, हम लोग इंडिया पे शासन कर रहे हैं। अगर मान लो उस टाइम पे ऐसा होता कि कोई भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके कोई बड़ा अफसर बन जाता, है ना, डीएम जैसा, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे अंग्रेज अफसर होते, तो उनको उसका बात सुनना पड़ता। इस कारण से क्या था, बहुत पूरा जो अंग्रेज थे भारत में, यूरोपियंस थे, उन्होंने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था कि भारतीयों को एग्जाम देने नहीं दिया जाए इसके लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज का। तो 1853 में कानून के तहत तो उनको अधिकार मिल गया था कि आप, मतलब इसके तहत की व्यवस्था तो किया गया कि आप एग्जाम देंगे, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज ओपनड फॉर इंडियंस। लेकिन एक्चुअल में ये लागू नहीं हो पाया था, ठीक है बात, बोल तो दिया गया लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। और हुआ क्या करता था कि ये जो एग्जाम्स हुआ करता था उनका भारत में भी कोई सेंटर नहीं हुआ करता था। उसका एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, इंग्लैंड। तो एक तो बात, जो नॉर्मल भारतीय है उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल बात है। और ऐसे तो उस टाइम नॉर्मल भारतीय के लिए पढ़ना भी इम्पॉसिबल बात था, है ना, आज भी बहुत, कहाँ आज भी तो मुश्किल ही है, फिर भी उस टाइम तो इमेजिन नहीं कर सकते, इतना टफ था। और प्लस फिर वहाँ पे इंग्लैंड में जाके एग्जाम देना है। तो इस कारण से ये वर्चुअली, मतलब एक तो पॉसिबल, एक तो उसको ग्राउंड पे लागू भी नहीं किया गया था। तो 1853 से शुरुआत तो कर दिया गया, लेकिन 1923 तक ऐसा ही चलता रहा। 1923 तक ऐसा ही चलता रहा, है ना। नाम का तो भारतीय लोग जा सकते, लेकिन कोई गया नहीं, कोई उनको मौका ही नहीं दिया। तो फर्स्ट अगर तुमसे पूछा जाए, सबसे पहला भारतीय जिसने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को, तो 1923 ईस्वी में क्या हुआ था ना, एक थे लॉर्ड रीडिंग थे उस टाइम, है ना, भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड रीडिंग ने क्या किया, वायसराय बोल सकते हैं, 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग ने इसका एग्जाम बोला भारत में भी होना चाहिए। तो उन्होंने इसका एग्जाम भारत में कंडक्ट कराया, है ना। हालांकि इसके बाद जाके, इसके ऐसा नहीं था, इससे पहले भी 1853 के बाद जब इंग्लैंड जाके भी एग्जाम दिए थे बहुत सारे भारतीय ने, उसमें थे एक सुरेंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो पहले भारतीय बने। सुरेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया, इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था। और पहला ऑफिसर बनने वाले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन देखा है, शादी में जरूर आना, सत्तू है ना वहां पे, सत्येंद्रनाथ देखे हो, सत्तू, तो वही है सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये पहले आईसीएस बने, फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर
सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। ये तो अलग सा कहानी हो गया 1923 का लॉर्ड रीडिंग में। इसके बाद और क्या था 1853 के द्वारा, और क्या था इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, हम तुमको बता रहे थे कि 1853 में ही इस्यू में 1833 से 53 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अब बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग होगा, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग होगा, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा वो किसी एक एरिया का नहीं होगा, वो पूरा भारत का होगा, ठीक है ना बात। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था वो यहाँ पे नया क्रिएट किया गया, ठीक है ना, 1853 के द्वारा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये था हमारा, तो 1853 तक का हम लोग ने देख लिया। अब क्या है, ये इसको हम लोग जो ये पार्ट तक पढ़े इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपनी रूल, क्योंकि 1850 से इसके बाद आता है 1857, है ना। 1857 का द ग्रेट रिवॉल्ट होगा, उसके बाद कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा भारत में, उसके बाद डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा, है ना, यानी ब्रिटेन पार्लियामेंट रूल करेगा। तो इस तरह से हम भारतीय संविधान का जो विकास होता है उसको हम दो भाग में बांट के देखते हैं। एक तो कंपनी रूल के अंदर में जो रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट आया उसको पढ़े हम लोगों ने 1853 तक। इसके बाद सेकंड पोर्शन जो है वो आता है क्राउन रूल के नाम से, मतलब जो क्राउन का शासन था वहां पे, ब्रिटेन पार्लियामेंट का डायरेक्ट शासन था। 1857 के बाद से जो रूल्स आता है, जो भी कानून आता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसके पहले वाले एक्ट को तो रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट कहा जाता था। अब 1857 के बाद जब कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाएगा भारत में, है ना, यानी भारत में एक वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह क्या होगा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, है ना, जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, है ना, ब्रिटेन कैबिनेट के मेंबर्स होंगे। तो वहां से हम लोग देखेंगे, कल हम लोग वो वाला पार्ट शुरू करेंगे जब कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया इंडिया में 1857 के विद्रोह के बाद, और उसके बाद जब क्राउन का शासन आया यानी ब्रिटेन पार्लियामेंट डायरेक्ट शासन किया। तो कल हम लोग शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, वहां से हम लोग पहुंच जाएंगे 1947 तक का फ्रीडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जहां से भारत को आज़ादी मिल जाता है। उसके बीच में हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सा कानून आया, कौन सा एक्ट आया, कौन सा तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कौन कौन सा तरीका अपनाया गया है ना भारतीय कांग्रेस के द्वारा, है ना, अंग्रेजों के द्वारा कितना सारा पापड़ बेलना पड़ा हम लोग को अपना संविधान सभा के लिए, सब कुछ पढ़ेंगे उसके बीच में, ठीक है ना। तो कल हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।